हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, रेलवेज आरआरबी एनटीपीसी 2024 इसकी तैयारी हमारा चैनल मिशन नौकरी आपके लिए करवा रहा है। जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक दोस्तों आपके इस आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में दिए हुए हैं, उन जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक हैं, उन अलग अलग टॉपिक्स पे हमने जो है वीडियोज़ लाए हैं और हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए लाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फ्लैगशिप हो गया, फ्लोरा एंड फौना, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, बेसिक कंप्यूटर, इन सभी टॉपिक्स पे हमने अलग अलग वीडियोस लाए हुए हैं जो शायद आपको जल्दी नहीं मिलते हैं और कंसाइज वे में हमने आपको अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करी है। ओके फ्रेंड्स, हमारा हिस्ट्री का जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये भी एक टॉपिक है जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में दिया हुआ है। इसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल है, क्वेश्चन मैक्सिमम उससे आते हैं। तो हमने ऑलरेडी आपके लिए पार्ट 1 ले आए थे, ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था 1857 1857 का रिवोल्ट जो है, इससे पहला जो लेक्चर था मैंने इसमें आपको बताया था। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट भी जाके दे सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और हिस्ट्री का पार्ट 1 जो हमने पढ़ाया है 1857 का रिवोल्ट, वो भी आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं मॉडरेट फेज। देखिए 1885 से लेके 1950 को मॉडरेट फेज कहा जाता है। मॉडरेट फेज का मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसे लीडर्स थे जो हिंदी में बोलते हैं नरम दल नेता थे, जो कि नेता अपनी जो उनकी डिमांड रहती हैं वो अंग्रेज़ों से लड़ाई करके नहीं मांगते थे। बेसिकली अंग्रेज़ों से वो अपनी जो बात रखते थे अखबारों में, पैम्फलेट्स में, मैगज़ीन में, जिसमें वो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उनको क्रिटिक्स करते थे, उनके बारे में आलोचना करते थे, अपनी डिमांड रखते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो मॉडरेट नेता करते थे। ठीक है, अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक भारत में था जिसमें मतलब अलग अलग संगठन थे। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश हुई जिसमें सारे जो है पब्लिक, जो पूरी भारत की पब्लिक है उसको रिप्रेजेंट करे एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन। इसी के मोटिव से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1885 में A.O. ह्यूम ने, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट थे, उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। उसके बाद जो उसके और फाउंडिंग मेंबर्स थे जैसे दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा, ये भी इसके एक फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर बनाया था। सबसे पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था और इसको जो हेड कर रहे थे वो थे W.C. बनर्जी 1885 में। जब पहला सेशन हुआ था तो उसमें लगभग 72 नेताओं ने उसमें शामिल हुए और जो उस समय वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने इसकी परमिशन दी थी। ठीक है, उसी के साथ जो दूसरा सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1886 में, जिसको हेड किए थे दादा भाई नौरोजी। और जो तीसरा सेशन हुआ था वो हुआ था मद्रास में, जिसको हेड किए थे बदरुद्दीन तैयबी। बदरुद्दीन तैयबी पहले मुस्लिम नेता थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड किए थे। ओके फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने आपको, जब मैं फेमस पर्सनालिटीज़ पढ़ा रहा था तो मैंने पढ़ाया था कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। और दूसरी चीज़, इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लाई थी। ब्रिटिश एंड अनपावर्टी रूल ऑफ इंडिया, ये भी इन्होंने लाया था। इसमें ये बताया गया था कि जो है कैसे जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में कैसे बताया था कैसे ब्रिटिश जो है वो हमारे देश का खजाना लूट लूट के अंग्रेज जो है ले जा रहे हैं। तो ये थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। उसके बाद देखिए जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो चर्चिल थे और जो वाइसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मॉडरेट लीडर्स थे वो बेसिकली जो अंग्रेज सरकार थी उस पर भरोसा करते थे। कहने मतलब ये, वो भरोसा करते थे, कहते थे कि अपनी बात को लड़ो नहीं, अपनी बात को कहो,
अपनी बात को पूरी रखो और अंग्रेजों से डिमांड करो, अंग्रेज आपको देंगे। ऐसा इनका मानना था मॉडरेट फेज का। तो उनका मेथड क्या था? प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। पहले हम उनसे मांगेंगे, प्रेयर करेंगे, फिर हम उन पे पिटिशन लगाएंगे कि हाँ नहीं सरकार प्लीज़ हमें दीजिए। अगर नहीं वो भी नहीं देंगे तो हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये 3 मेथड पे मॉडरेट फेज काम करते थे। इंपॉर्टेंट जो मॉडरेट लीडर्स थे, नरम दल के नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो गया, जी सुब्रमण्य अय्यर हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले हो गया और सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर जैसे राज बिहारी बोस, आर.सी. दत्ता, एम.जी. रनडे, फिरोज शाह मेहता, पी.आर. नायडू, मदन मोहन मालवीय, पी. आनंद चरलू और विलियम वेडरबर्न, ये सब जो है मॉडरेट नेता थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट। जी सुब्रमण्यम अय्यर जो ऊपर लिखा हुआ है, जो कि मॉडरेट लीडर थे, ठीक है। ये इन्होंने ही हिंदू न्यूज़पेपर की जो आज हिंदू न्यूज़पेपर चल रहा है उसके फाउंडर यही थे। और तमिल में एक न्यूज़पेपर चलता है, इसका नाम है स्वदेश मित्रन, उसके भी जो है वो थे फाउंडर थे। सर सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर थे और बंगाली न्यूज़पेपर जो है उसके भी फाउंडर थे। इन्होंने जो है इंडियन सिविल सर्विस भी क्लियर कर दी थी, बट इनको नहीं रखा गया था बिकॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग को देखते हुए कि इनका रंग सांवला है, उसको देखते हुए इनको वहाँ से ज्वाइन नहीं करने दिया गया। तो ये सब चीज़ें थी, कुछ फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब जैसे जो हमारे नरम दल के जो नेता थे वो क्या डिमांड करते थे? वो पहला डिमांड ये करते थे कि जो है जो ICS का एग्ज़ाम होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज, वो इंग्लैंड के साथ साथ उसमें जो है इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, भारतीय भी जो है उसमें शामिल हो सकें। और जो एग्जीक्यूटिव है उसको जुडिशरी से अलग होना चाहिए, मतलब जुडिशरी जो न्यायपालिका है और जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग हो। जैसे आज है, जैसे एग्जीक्यूटिव में क्या है हमारे यहाँ, एग्जीक्यूटिव में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह हैं, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है। और न्यायपालिका जो है जैसे हमारे चीफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हमारे जुडिशरी है। लैंड रेवेन्यू कम किया जाए और जो पब्लिक है उनको एजुकेट किया जाए, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जहाँ पे नियम कानून बनते हैं उसमें इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन हो। आर्मी पे खर्चे कम की जाएं, साल टैक्स को ख़त्म किया जाए, ठीक है। जो इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है इंडिया से, मतलब भारत को जो वो है धन है वो ब्रिटिश लूट रहे हैं, वो उसको ख़त्म किया जाए। एसोसिएशन बनाने की आज़ादी दी जाए। भारतीयों के एजुकेशन पे खर्चा ज़्यादा हो, वो खर्चा किया जाए। और ध्यान रखिएगा, कभी भी मॉडरेट ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की, तो इनकी डिमांड इस तरीके से रहती थी। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट 1905। देखिए अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रही है, अब 1905 में कुछ ऐसा वाकया होता है जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस में थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है, उनके मेंबर्स में भेदभाव हो जाता है। कैसे होता है? देखिए हुआ क्या था कि 1765 के बाद, 1765 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है, जिसमें जो बंगाल था उस समय, वो बंगाल में क्या क्या था, जैसे आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, असम, अंग्रेजों के समय ये सब मिला के बंगाल था। तो अंग्रेजों को लगा यार ये तो बहुत बड़ा इलाका है, इसको तो संभालना आसान नहीं है, इसको हम लोग विभाजित कर देते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, कलकत्ता जो थी वो उस राज्य की, बंगाल की कैपिटल थी, और ब्रिटिश इंडिया की भी कैपिटल कौन थी? कलकत्ता। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया की भी कैपिटल जो है वो कलकत्ता थी। और वो दिल्ली कब हुई बताएंगे आगे, 1911 में, वो भी बताएंगे आपको हम। अच्छा, अंग्रेजों को लगा कि इसको जो एडमिनिस्टर करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि अब इसको जो है हम लोग को पार्ट कर देते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो उस समय जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल को 2 हिस्सों में भाग दिया। एक जो आज का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये एक भाग हो गया, और जो आसाम और ईस्टर्न बंगाल है वो एक भाग हो गया, ठीक है। अब इस पार्टीशन की वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी जो है अनरेस्ट हो गया पब्लिक में। अब वो जो अनरेस्ट हुआ वो पब्लिक में, वो तमाम लोगों ने उसको अपना रोड पे आके, अखबारों में, मैगजीन्स में, है ना, जो मॉडरेट्स नेता जैसे काम करते थे वैसे उन्होंने उसको प्रोटेस्ट चालू कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने
जो अमर सोनर बंगला, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है, उसको उन्होंने गाया। गाया क्यों? उसके प्रोटेस्ट में, पार्टीशन के प्रोटेस्ट में। फिर लॉर्ड कर्जन ने क्या किया जानते हैं? देखिए कितना ब्रिटिश इंडिया की कितनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी देखिए आप। जब पार्टीशन किया तो मैंने आपको बताया ना, पार्टीशन में एक तरफ था आपका वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये एक भाग हो गया था उस समय, और जो दूसरा भाग था वो आसाम और ईस्टर्न बंगाल। तो आसाम ईस्टर्न बंगाल मुस्लिम बहुल था, मतलब मेजोरिटी वहाँ पर मुसलमानों की थी। और जो बिहार, उड़ीसा और आज का वेस्ट बंगाल, उसमें जो मेजोरिटी थी वो थी हिंदू की। तो बहुत से लोगों को ये लगा कि ये जो ये हैं बंगाल को, बंगाल में हिंदू मुसलमान एक ना हो पाए, इसीलिए इनको आपस में डिवाइड कर दो और ऐसी कोई पॉलिसीज़ ले आओ जिससे ये आपस में लड़ने लगे और हम आराम से राज करें। क्या लाया उन्होंने? पार्टीशन करने के बाद लॉर्ड कर्जन ने ढाका में यूनिवर्सिटी खोल दी। क्यों यूनिवर्सिटी खोली? ताकि कहा कि इससे मुसलमानों में एजुकेशन अच्छी होगी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होगी। ठीक है, आप लाइए, अच्छी बात है, लेकिन ढाका में क्यों लाते? आप इधर भी लाते। तो इन्होंने क्या किया? इस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। ठीक है। अब उस समय क्या हुआ कि इसके अपोजिशन में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट होने लगा। मतलब लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उसको बाइकआउट कर दिया, मतलब उस पर उसको यूज़ करना बंद कर दिया, और जो भारत के ही बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। 1905 के बनारस सेशन में, जिसमें इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिसमें प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, उसमें स्वदेशी मूवमेंट ऑफिशियली इसको अपनाया गया, स्वदेशी मूवमेंट को, कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हम स्वदेशी मूवमेंट अपनाएंगे। ठीक है, ये सब मॉडरेट लीडर्स कर रहे हैं। मतलब मॉडरेट लीडर का तरीका है प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट, कि हम ठीक है उन्होंने पार्टीशन बंगाल कर दिया तो हम लड़ेंगे नहीं, हम बस क्या करेंगे, हम उनके सामान यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने सामान यूज़ करेंगे। फिर लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करने लगे, और जो है इंडियन मार्केट्स में जो है वो अपनी ही चीज़ों को लोग यूज़ करने लगे। अब फिर क्या हुआ? इससे इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि इतना ज़्यादा पब्लिक का प्रोटेस्ट हुआ कि इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को आखिरकार 1911 में वापस ले गया, रिजेक्ट कर ले गया। बट जो हिंदू और मुसलमान के ग्राउंड पे, रिलीजियस ग्राउंड पे जो डिवाइडेशन था, उसको अब ना रिलीजियस ग्राउंड पे ना करके उन्होंने लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे डिवाइड किया। जैसे बिहार और उड़ीसा को उन्होंने बंगाल से निकाल लिया। क्यों? कहा गया कि ये तो बिहार और उड़ीसा में तो लोग हिंदी बोलते हैं, तो जब हिंदी बोलते हैं तो उनको बंगाल से निकाल लिया, ताकि ये भी ना हो कि हमने जो है रिलीजियस ग्राउंड पे निकाला है, और ये भी हो जाए कि हमने जो है कर भी दिया उन्होंने। और उसके बाद आसाम को भी अलग कर दिया उन्होंने। और एक और काम किया, कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली कर दी। उसका पीछे का रीज़न भी था, सोच रहे थे कि कलकत्ता में इतने ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे अगर हम कैपिटल चलाएंगे तो शायद हम सही से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने 1911 में कलकत्ता से कैपिटल भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली में कर दिया। अब ये जो इसी स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट मूवमेंट और पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से 1906 में मुस्लिम लीग बनी। 1906 में भाई, जब इंसान क्या होगा, जब हिंदू और मुसलमान को आप अलग करोगे तो मुसलमानों को ये लगने लगा कि ढाका में यूनिवर्सिटी बन रही है, हमारे लिए अच्छा हो रहा है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। ठीक है, इसका अपोज कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से मान रहे थे कि नहीं, पूरी जगह एकता होनी चाहिए। तो लोगों में जो सोच थी वो अलग अलग हो गई। तो इसीलिए मुस्लिम में लगा कि नहीं, हम लोग को अपने पक्ष रखने के लिए हम लोग को इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के अपनी भी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। 1906 में वो मुस्लिम लीग बनी। ओके फ्रेंड्स, अब कांग्रेस में जानते हैं उसमें मॉडरेट लीडर्स थे, तो कांग्रेस ने कहा कि चलो ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम लोग अपोज करेंगे और स्वदेशी मूवमेंट लाएंगे, बट स्वदेशी मूवमेंट को हम बंगाल तक ही सीमित रखेंगे, उसको हम पूरे इंडिया में नहीं ले जाएंगे। लेकिन अब इसमें कुछ ऐसे लीडर थे जिनका मानना था नहीं, यही एक अच्छा तरीका है हमें अपने स्वराज पाने का, हमें अपना सेल्फ गवर्नमेंट पाने का, हमें जो प्रोटेस्ट करना चाहिए वो पूरे भारत में करना चाहिए, ताकि पूरी पब्लिक भारत की हमारे साथ आ पाए। तो उसमें जो ऐसे लीडर थे जिनका नाम था तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बिंदु घोष, है ना, वो ये सब चाहते थे कि नहीं, पूरे स्वदेशी मूवमेंट को पूरे पूरे इंडिया में जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे लीडर्स को हम लोग नाम दिए एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल जिसे बोलते हैं।
और जब 1906 का कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसमें दादा बनोरजी वो थे, प्रेसिडेंट थे, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अल्टीमेट गोल स्वराज होना चाहिए। तो फाइनली फिर जो है वो स्वराज अपनाया गया, प्रेशर में अपनाया गया, बट वो अपनाया गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। अब इसी को लेके मैंने आपको बताया ना, मुस्लिम लीग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग फॉर्मेशन 1906 में हुआ था, जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ये जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1905 में बंगाल के पार्टीशन के बाद हुआ। और ये क्यों बना, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की बात करती है, मुसलमानों की जब भी कोई बात होती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको अपोज करने लगता है। बट लोगों को ये समझना चाहिए था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बात कर रही थी उसमें देश को ज्वाइन करने की बात कर रही थी, कि ताकि हम अलग ना हो। लेकिन शायद कुछ ग्रुप्स का ये मानना था नहीं, हाँ अगर ऐसा भी कुछ होता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी कुछ कमियां थी, कि उनको शायद पूरी तरह से प्रोटेस्ट ना करके उनको प्रोटेस्ट के साथ साथ और भी चीज़ें करनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल कि हम मुस्लिम्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके एजुकेशन के लिए भी काम करेंगे, साथ साथ यूनाइट भी रहेंगे। तो शायद ये सब ऑर्गेनाइजेशन इतने ना बनते, लेकिन खैर उस समय की स्थिति अपनी अलग होती है। तो खैर उस समय मुस्लिम लीग बना, और मुस्लिम लीग का ये इंटरेस्ट था कि मुसलमानों के जो है जो एजुकेशन है, उनके हित हैं, उनके बारे में हम लोग ब्रिटिश सरकार से अलग से मंच रखेंगे। सुल्तान मोहम्मद शाह, आज को आगा खान थर्ड भी बोलते हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे, बट वो ढाका में हुआ था सेशन, लेकिन उसमें वो अटेंड नहीं हुए थे। फिर 1913 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। और मुस्लिम लीग हमेशा से कहता रहा था कि हम आज़ाद देश चाहते हैं और उसमें यूनिटी चाहते हैं। उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आया 1914 में, तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और कहा कि हमें ब्रिटिश सरकार में स्वराज चाहिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जब वर्ल्ड वार आया तो उसके बाद कैसी स्थिति चेंज हुई। लेकिन अब इससे पहले हम बात करते हैं सूरत स्प्लिट। देखिए हर चीज़ बिल्कुल क्रोनोलॉजी समझिएगा। मैंने आपको क्या कहा था कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो हमारे जो मॉडरेट लीडर्स थे, गरम दल के नेता, नरम दल नेता थे, वो चाहते थे कि नहीं स्वदेशी मूवमेंट हो बट पूरे बंगाल में हो, उसको पूरे भारत में ना ले जाया जाए। लेकिन कुछ जो गरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, वो ये चाहते थे नहीं, इसको स्वदेशी मूवमेंट को हमें बंगाल के अलावा अलावा हमें पूरे इंडिया में फैलाना चाहिए। इसी विरोधाभास के चलते गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर्स आपस में अलग हो गए। और वो अलग किस में हुए? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत सेशन में, जो कि 1907 में हुआ था। इसीलिए इसका नाम देते हैं सूरत स्प्लिट। ओके फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसमें यही सब लिखा हुआ है कि एक्सट्रीमिस्ट जिसके नेता थे लाला लाजपत राय, उनको कहा गया था कि नेता बना जाए, लेकिन मॉडरेट चाहते थे कि राज बिहारी घोष को बनाया जाए। तो फिर लाला लाजपत राय ने विड्रॉ ले लिया और घोष सेलेक्ट हुए। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बना रहा, और इसीलिए क्या हुआ कि जो पूरा पूरा जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं। अब कांग्रेस में केवल बन जाते हैं हमारे मॉडरेट्स। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस को तो छोड़ देते हैं, बट जो पब्लिक है उसको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, ताकि पब्लिक को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है उसका जो है प्रचार करते रहते हैं, उनको एजुकेट करते रहते हैं, उनको अवेयर जागरूक करते रहते हैं, ताकि अपना मिशन जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर हमेशा से जारी करते रहते थे। ठीक है, अपने मंच के जरिए नहीं करते थे, बट लीडर एज ए लीडर वो करते थे। अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ती है देखिए। अब आया मॉरली मिंटो रिफॉर्म। मॉरली मिंटो रिफॉर्म जो था, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ही बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या हुआ, इसको मॉरली मिंटो रिफॉर्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो मॉरली थे और वाइसरॉय जो थे वो मिंटो थे। इसमें इंडिया को पहली बार मेंबरशिप मिली कि वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाए, जैसा कि मॉडरेट लीडर्स की डिमांड थी कि इंपरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय भी होने चाहिए। चलो ये डिमांड पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉन्स्टिट्यूटरी जहाँ पे इलेक्शन होना है वहाँ पे कहा गया कि अगर मुस्लिम खड़ा होगा तो उसको केवल मुसलमान ही वोट देंगे। ये लाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट ला गया पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में। इससे क्या होगा? इससे ये हो गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो गया भाई। भाई पॉलिटिक्स में क्या हुआ, आपने रिलीजन धर्म घुसा दिया, तो इससे क्या होगा? उससे क्या होगा? फिर वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी कि ये तो मुस्लिम्स के लिए अच्छा है, मुस्लिम तो चाहेंगे ना कि हम अपने नेता को चुनें, वो तो आराम से चुन लेंगे। तो लेकिन कांग्रेस जानते थी, कांग्रेस ये जान रही थी कि ये एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, तो वो बेसिकली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में वो सफल हो रहे थे। ठीक है। अब जैसा जो है कांग्रेस की डिमांड रही थी कि सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि कांग्रेस हमें से डिमांड करती थी कि हमें जो है सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हम ब्रिटिश सरकार रहेगी पर हम जो सरकार चलाएं वो हम चलाएं, ब्रिटिश सरकार के विद इन उनके एम्पायर में ही चलाएं, भाई हम चलाएंगे सरकार हम। तो ऐसा कुछ एक्ट में नहीं आया। ठीक है। और एक चीज़ और कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले मेंबर ही बन गए थे गवर्नमेंट ऑफ इस एक्ट के बाद। अब इस एक्ट ने क्या हुआ कि कांग्रेस की आंखें खोल दी। कांग्रेस के मॉडरेट लीडर ये समझ रहे थे कि नहीं, ब्रिटिश सरकार से जो भी मांगो आराम से मांगो, प्यार से मांगो, वो सब दे देगा। बट उनको ये लग गया कि एक तो ब्रिटिश सरकार ने जो नियम लाया उसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जो कि गलत थी। वो चाहती थी लड़ाना और लड़ा के क्या अपना राज करना। लेकिन जो है वो क्या हो रहा था, लेकिन जो है और जो मेंबरशिप भी है ना, वो जिस जिस वैल्यू में वो चाह रहे थे कि इतने लोग होने चाहिए, उसमें पूरा नहीं दिया उन्होंने, लिमिटेड दिया। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इन्होंने इन्होंने भी जानते हैं मेंबरशिप तो दी थी यहाँ पे, बट मेंबरशिप में वोट केवल एडवाइजरी था, आप केवल सलाह दे सकते हो, आपके वोट का कोई वो नहीं है। तो इनको ये लग गया मॉडरेट्स को कि भाई एक्सट्रीमिस्ट जो थे कुछ तो सही कह ही रहे थे ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, देश तो ऐसे आज़ाद नहीं होने वाला। ठीक है, इतना तो उनको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी बीच में क्या हुआ कि जब ये बंगाल पार्टीशन हुआ और सूरत स्प्लिट हुआ तो कुछ एक्शंस भी हो रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट जब आए थे तो कुछ क्रांतिकारी भी जो थे देश को आज़ाद करने के लिए छुटपुट घटनाएं हो रही थी। एक तो मैं आपको बता दूं कि सूरत स्प्लिट के बाद जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको तो मांडले जेल जाके, म्यांमार में जेल के उनको 6 साल की कैद हो गई थी। क्यों 6 साल की कैद हो गई थी? बिकॉज उनके द्वारा एक अखबार चलाया था, इसका नाम था केसरी। ठीक है। और वो केसरी अखबार में वो ब्रिटिश एम्पायर के बारे में आलोचना करते थे, तो उसके लिए इनको मांडले जेल में 6 साल के लिए बंद कर दिया गया। इतना आप अभी समझिए, बाकी अभी आगे स्टोरी हो चलेगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कुछ एक्शन देखिए। श्याम कृष्ण वर्मा, ये 1905 में इन्होंने एक जो लंदन में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनके द्वारा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोला जिसका नाम था इंडिया हाउस। क्या था? इंडिया हाउस। 1907 में जो है वीर सावरकर भी इस ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गए। ठीक है। मदन लाल ढींगरा जो कि इसी इंडिया हाउस के एक मेंबर थे, उन्होंने लंदन में जो एक ब्यूरोक्रेट थे कर्जन विली, उनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी एक क्रांतिकारी एक्शन जो है वहाँ पे हुआ था। ठीक है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने बेसिकली एक मुजफ्फरपुर में एक जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उन वहाँ पे बॉम्ब फेंका जिसकी वजह से वहाँ तो 2 अंग्रेजी लेडीज़ का हत्या हो गई। फिर उसके बाद प्रफुल्ल चौकी ने तो खुद को गोली मार ली ताकि वो अंग्रेज उनको ना मार पाएँ और उनसे कुछ पूछ ना पाएँ, और खुदीराम बोस को फांसी पे लटका दिया गया। तो ये एक था, शहीद कर दिया गया। इस केस का नाम बहुत बोलते हैं अलीपुर बॉम्ब केस, बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। फिर एक और चीज़ देखिए, राज बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल, इन्होंने एक दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया कि 1912 में उस समय वाइसराय थे वो लॉर्ड हर्डिंगे थे, तो वो बेसिकली वहाँ पे रोड शो कर रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि राज बिहारी बोस और सचिन नाथ सन्याल ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनको मारने की कोशिश करी, लेकिन वो खैर बच गए। तो इसका नाम था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। और यूरोप में मैडम कामा थी,
जो कि एक पारसी थी, उन्होंने फ्रांस के साथ मिलके एक जर्नल स्टार्ट किया, था नाम वंदे भारत। वंदे भारत में रेवोल्यूशनरी जर्नल था, मतलब उस वंदे भारत में जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके बारे में अच्छाई बुराई करते थे, बताते थे, और जो ब्रिटिश सरकार की जो वो थी आलोचना करते थे, उनके जो एक्शंस हमारे इनोसेंट भारतीय पे होते थे उसकी आलोचना काफ़ी करते थे। तो ये भी एक तरीके का रेवोल्यूशनरी एक्शन था। अब इसी के बाद गदर पार्टी मूवमेंट आया। ओके फ्रेंड्स, देखिए बेसिकली क्या था कि अमेरिका में कुछ भारतीय रहते थे, तो वो जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो भारतीय रहते थे वो चाहते थे कि हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार अपना कब्जा किए हुए है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए, हमारा देश आज़ाद हो जाए। तो ऐसे ही कुछ भारतीय अमेरिका में जो रहते थे उन्होंने गदर पार्टी बनाई 1913 में, और जो इसको बनाया गया उसके लीडर थे लाला हरदयाल, संत बाबा वसका सिंह ददेहर, बाबा जवाला सिंह, संतोष सिंह और सोहन सिंह बखना उसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, गदर पार्टी ने काफ़ी जो है अच्छा बेस बनाया है, मतलब इवन अमेरिका से लेके कनाडा, ईस्ट अफ्रीका, एशिया, यहाँ तक इनका जो है प्रभुत्व फैल गया। फिर इसी के एक मेंबर थे जिनका नाम था सोहन सिंह बखना। इन्होंने गदर पब्लिकेशन भी चलाई, वीकली एक मैगजीन चलाई जो कि इंग्लिश, उर्दू, मराठी और गुरुमुखी में छपती थी। एक इंसिडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसके बाद ये पार्टी में और जो है लोग ज्वाइन कर लिए। उस इंसिडेंट का नाम है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। उसमें क्या था कि बहुत से भारतीय पंजाब से कनाडा जा रहे थे जहाज़ से। जब जहाज़ जो है कनाडा पहुंचा, कनाडा में उसमें भारत वो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है। जब वो पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, जो कनाडा में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारतीयों को उतारने से मना कर दिया और वहीं से वापस भेज दिया। इससे काफ़ी पूरी दुनिया में आलोचना हुई, और किस बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे कि वो सांवले हैं, गोरे नहीं हैं। तो इसको लेके काफ़ी लोगों में प्रोटेस्ट हुआ और लोगों ने गदर पार्टी मूवमेंट जो उसमें चल रहा था उन्होंने और लोगों ने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, गदर पार्टी में और लोगों ने ज्वाइन किया कि हमें इस अंग्रेज़ों को हराना है हर तरीके से। और गदर पार्टी ही एक ऐसा जो है वो था जिसके बाद में भगत सिंह साहब आए, मतलब जो भगत सिंह थे, हिंदुस्तान एसोसिएशन जो उन्होंने फॉर्म किया था वो गदर पार्टी का ही एक वो था, इंस्पिरेशन जो पाए थे वो गदर पार्टी से ही पाए थे। अब देखिए 1914 में वर्ल्ड वार आया। वर्ल्ड वार के बाद इम्पैक्ट क्या है, देखिए वर्ल्ड वार में एक अंग्रेज थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी भी था, ठीक है, और अंग्रेज़ों के खिलाफ टर्की भी था। तो अंग्रेज जो बिजी थे वो लड़ाई में बिजी थे, और इंडिया से जो आर्मी थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ने जा रही थी, और खिलाफ में कौन था, जर्मनी था। ठीक है, तो जर्मनी अब चूंकि खिलाफ में था तो जर्मनी चाहता था कि अंग्रेज जो है कमज़ोर हो जाएं। कहाँ से, भारत से कमज़ोर हो जाए, क्योंकि भारत से अमेरिका ऑलरेडी आर्मी जो है अमेरिका से ब्रिटेन इंडिया से जा रही है लड़ने, तो कमज़ोर तो जर्मनी को ये लगा कि जो वहाँ पे इंडिया में क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों को अगर हम फंड करेंगे, पैसा देंगे, उनको हथियार देंगे, तो वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ भारत में बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से अंग्रेज कमज़ोर होगा, और अंग्रेज कमज़ोर होगा तो अंग्रेज अपनी जो फौजें हैं उनको भारत में ले जाएगा, जिसकी वजह से हम उनको आराम से हरा पाएंगे। तो जर्मनी का भी मोटिव था अंग्रेज को हराने का। तो भाई भारतीय क्रांतिकारियों को भी अच्छा मौका मिल गया है ना, कि उन्होंने जर्मनी की हेल्प लेना चालू करी। तो जर्मनी की जो हेल्प लेना चालू करी तो उसमें क्या नाम है, बताएंगे कि जर्मनी से काफ़ी जो है वो हथियार वगैरह जो क्रांतिकारी हैं वो यहाँ से आने लगे। उसके बाद और चीज़ समझिए कि ब्रिटेन जो है वो तुर्की के ख़िलाफ़ भी था। तुर्की जो था उस समय इस्लामिक कंट्री का बहुत इम्पोर्टेंट देश था, बिकॉज जो खलीफा की सीट थी, खलीफा वहीं बैठते थे। तो मुसलमान जितने भी पूरे दुनिया में थे वो भी उसमें, जो इंडिया में मुसलमान थे वो भी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हो गए। तो एक तरीके से इस वर्ल्ड वार के बाद हिंदू और मुसलमान की एकता बढ़ने लगी, क्योंकि मुसलमान भी चाह रहे थे कि नहीं, हमारे तुर्की का दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है, हमारे खलीफा का दुश्मन है। तो एक तरीके से मुस्लिम और हिंदू इस रिलीजियस ग्राउंड में भी हिंदू और मुसलमान को एक कर दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक है,
इसी को देखते हुए जो बरकतुल्ला थे, एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस लीडर थे, वो उन्होंने भी जो है गदर मूवमेंट को ज्वाइन किया। और वो समझ रही थी अब ब्रिटिश सरकार की जितने भी गदर पार्टी के बाहर के लोग हैं, वो जैसे जैसे इंडिया आएंगे तो वैसे वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ाएंगे, जर्मनी से हेल्प मिल रही है उनको, तो इसीलिए गदर पार्टी से जितने भी लोग इंडिया आते थे तो वैसे वैसे उनको जो है अंग्रेज जो है उनको पकड़ लेती थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति क्या था? बेसिकली एक अनुशीलन समिति जो था ना, ये इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में जो हमारे युवा लोग थे, वो बेसिकली उन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, वो जान रहे थे कि कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा जो है ब्रिटिश सरकार को हराने के लिए और अपने देश को आज़ाद करने के लिए। तो कुछ यंग जनरेशन जो है उन्होंने ये सोचा, तो उसी को देखते हुए अनुशीलन समिति और जुगंदर दो जो है ऑर्गेनाइजेशन ऐसे डेवलप हुए। तो अनुशीलन समिति समझिए एक जिम था, जिम खाना था, और उस जिम खाने के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां भी होती थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी। इसको जो फाउंड किया था वो सतीश चंद्र परमहंस मित्रा ने, अरविंदो घोष ने और सरला देवी ने फॉर्म किया था। और जो इसका जो बनारस ब्रांच था और पटना ब्रांच है ना, उसको जो फाउंड हुई थी वो 1908 में 1913 में फाउंड किया था सचिन सनियाल ने। जुगंदर पार्टी, देखिए जुगंदर पार्टी बिल्कुल जो है ना, ये भी इसको इस्टेब्लिश किया था 1906 में, और अरविंदो घोष ने, बैरिन घोष ने, भूपेंद्र दत्ता ने और राजा सुधोध ने। बेसिकली कलकत्ता के अंदर जो अनुशीलन समिति थी जिसको लीड कर रहे थे बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता, ठीक है, उन्होंने ही, उस अनुशीलन समिति ने ही एक जुगंदर पार्टी, जुगंदर का वो निकाला, क्या नाम है, जुगंदर पार्टी बेसिकली बनाई उन्होंने। जुगंदर का वो भी निकाला था मैगजीन, वीकली मैगजीन, जिसमें भारत सरकार के खिलाफ, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफ़ी आलोचना होती थी। जुगंदर पार्टी के दो इम्पोर्टेंट नेता बहुत इंपॉर्टेंट थे, बरिन घोष और बाघा जतिन। और ये भी बिल्कुल एक जिम खाना की तरह स्टार्ट हुआ था, जैसे एक जिम खाना था, उसमें सब लोग मिल के अंदर जो है रात में जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्लान करते थे और हथियार इकट्ठा करते थे, बॉम्ब इकट्ठा करते थे। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनाइज्ड डकैतीज टू फंड द इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी। जो जानते थे कि इसमें वर्ल्ड वार सेकंड फर्स्ट चल रहा है और जर्मन अलग है, तो जर्मन क्या करते थे, जो हमारे के जो नए युवा थे जो ऐसा पार्टी बनाए थे, तो उनको फंड करते थे ताकि जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो लोग क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ा सकें। तो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी के, जिसको जर्मन पार्टी बोलते हैं, ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही चालू हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट में। इसमें बाघा जतीन जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहादुर थे। बाघा जतीन ये जर्मन आर्म्स का वेट कर रहे थे उसमें उड़ीसा में, और उसी समय पुलिस ने इनका शूट आउट में इनको काफ़ी घायल हो गए थे और इसकी वजह से इनका शहीद हो गए थे। अब आता है होम रूल मूवमेंट। देखिए होम रूल मूवमेंट मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट था आज़ादी के लिए। क्यों? बिकॉज लोगों को लग गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है, वो जो भी डिमांड कर रही है, अब इसमें कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर तो है नहीं, सब मॉडरेट लीडर हैं, तो वो उनकी जो तरीका मांगने का है वो पूरा नहीं हो रहा है। ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1909 आया उसमें भी कुछ पूरा नहीं हुआ। तो अब होम रूल मूवमेंट का जो मेन मकसद था वो कहा था कि हमें देश में सेल्फ रूल लाना है, मतलब हम देश में जो गवर्न करेंगे वो खुद करेंगे। इसी को देखते हुए होम रूल लीग की स्थापना हुई थी अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक द्वारा और सितंबर में एनी बेसेंट द्वारा। ये 1916 में ही हुई थी। एनी बेसेंट बेसिकली आयरिश सोशलिस्ट थी, आयरलैंड के रहने वाली थी। आयरलैंड में भी उस समय क्या था, ऐसा ही मूवमेंट चल रहा था। आयरलैंड में भी भारत सरकार, वो ब्रिटिश सरकार थी, वो चाह रही थी कि वहाँ भी सेल्फ रूल आ जाए, ब्रिटिश एम्पायर रहेगा बट उनके अंदर हम लोग सेल्फ रूल करेंगे। तो ये इसका नाम बिल्कुल वही सिंपल था, वो आयरलैंड से ही लिया गया। और सेल्फ गवर्नमेंट का जो गोल था बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया कनाडा में जैसा चला था वैसे ही वहाँ भी यहाँ भी लाया गया, ताकि यहाँ भी हम लोग सेल्फ रूल करेंगे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। और होम रूल मूवमेंट जो है वो वर्ल्ड वार वन का एक पीसफुल रिएक्शन था, कि उसके बाद ही आया कि भाई ऐसा है कि ब्रिटिश सरकार तो हमारे यहाँ आर्मी भी ले जा रही है, खजाना भी हमारा सारा खर्च कर रही है वर्ल्ड वार वन में,
तो अब सरकार आप नहीं चलाओगे, सरकार हम चलाएंगे। हाँ, आपका एम्पायर रहेगा, बस सरकार हम चलाएंगे, अपने तरीके से चलाएंगे। अब ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ? लोगों को लग गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अपना तरीका मांगने का है वो जिस हिसाब से मांग रहे हैं ना, वो पूरा नहीं होने वाला, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में हमें कुछ मिला नहीं। फिर उसके बाद कांग्रेस में स्प्लिट भी हो गया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग अलग हो गए। बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई, क्योंकि उन्होंने केसरी न्यूज़पेपर था उसमें वो आलोचना करते थे, उनको 6 साल की कैद हो गई। तो क्या हुआ, काफ़ी जो है हमारा जो मूवमेंट काफ़ी स्लो हो गया था। एक तो लोग अलग भी हो गए, बाल गंगाधर तिलक जो इंपॉर्टेंट थे वो जेल चले गए, तो सब कुछ बहुत स्लो हो गया। तो जब तिलक वापस आए 6 साल बाद, है ना, तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हम अलग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कांग्रेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था थी जो कि एक सिंगल संस्था थी जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो चाहे सही हो चाहे गलत हो, हमें कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहिए। अब भाई मॉडरेट्स तो ज्वाइन कराएंगे नहीं, बिकॉज लड़के गए थे। तो फिर बीच में आई एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की हेल्प से एक्सट्रीमिस्ट दोबारा जो है 1915 के सेशन में ज्वाइन हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जब ज्वाइन तो हो गए, लेकिन बसंत, एनी बेसेंट ने और तिलक ने कहा कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए, होम रूल हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में फिर वही मोटिव था कि नहीं नहीं, होम रूल तो नहीं होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, तो तिलक ने और एनी बेसेंट ने कहा ठीक है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोग अपनी रूल खुद बनाएंगे। तो इसी के बाद 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने अलग अलग जो है, अलग अलग दो, एनी बेसेंट ने अलग चालू करी थी सितंबर में, और इन्होंने अलग चालू करी थी। वो अलग चालू करने का रीज़न इसलिए था, सबका मोटिव सेम था, लेकिन अलग चालू इसलिए करे थे ताकि कोई क्लैश ना आए हमारे और आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो इससे क्या हुआ, होम रूल जो है काफ़ी तेज़ी से पूरे भारत में फैला, और लोगों को लग गया कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा तरीका है जो है मतलब आज़ादी पाने का। और लोगों को ये मैसेज काफ़ी जगह पहुंचा, मीडिया से, गैदरिंग से, पैम्फलेट से, अखबारों से, ठीक है। अब इससे पूरे देश में एक पॉलिटिकल एक्टिविटी फैल गई। अब इससे क्या हुआ, कांग्रेस को भी लग गया नहीं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर को भी हमें जो है इसमें साथ देना चाहिए, अदरवाइज हमारा कोई महत्व भी नहीं रहेगा। तो कांग्रेस को भी ये समझ में आएगा नहीं, एक्सट्रीमिस्ट जो काम कर रहे हैं, जो तरीका अपना रहे हैं, वो भी हमें भी साथ देना चाहिए, बिकॉज अब ये तरीका, अब वो तरीका नहीं रहा कि हम केवल प्रार्थना करते रहेंगे अगर इस हिंसा के खिलाफ। अब हमें भी आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसी के बाद देखिए क्या हुआ, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम लीग, इन मुस्लिम लीग को भी ये महसूस होने लगा कि होम रूल लीग के बाद इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि मुसलमान लीग को भी, मुस्लिम लीग को भी लगने लगा कि नहीं, हम सबको साथ में आना पड़ेगा, तभी हम लोग को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होम रूल की लीग डिमांड कर सकेंगे। तो उसी के बाद लखनऊ सेशन में 1916 में मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग ने साथ मिले, और 1916 में सब एक साथ हो गए, ठीक है। उसी को जब देखो, जब एकता कितनी बड़ी चीज़ होती है, उसी एकता के बाद क्या हुआ, लॉर्ड मॉन्टेगू ने अगस्त डिक्लेरेशन लाया, और उसने प्रॉमिस किया कि हम सेल्फ गवर्निंग बॉडी लाएंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, ठीक है। अब कांग्रेस को भी समझ में आने लगा कि अब हमें जो है प्रेयर ही नहीं करनी पड़ेगी, अब हमें डिमांड करनी पड़ेगी। प्रेयर अलग होती है, डिमांड अलग होती है, हक से मांगना पड़ेगा, ना कि प्रार्थना करनी पड़ेगी। लखनऊ सेशन 1916, देखिए लखनऊ सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1916 में। इसमें बेसिकली मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस दोनों साथ में आ गए, एक ही मंच पे आए। मुस्लिम लीग की भी वहीं लखनऊ में पड़ा, और नेशनल कांग्रेस से भी वहीं पड़ा, तो दोनों का सेशन एक ही जगह पड़ा। तो इसके लिए इसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। क्यों? उसमें कुछ एग्रीमेंट साइन हुए। क्या एग्रीमेंट साइन हुए कि ठीक है, जो किसी भी प्रोविंस में अगर कोई माइनॉरिटी है तो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये बात एग्री होगा कि नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रोविंस में मान लो कोई माइनॉरिटीज़ हैं तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इस बात पे एग्री हो गए इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग भी एग्री हो गई कि ठीक है, हम कांग्रेस के साथ देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, आगे आएंगे, ठीक है। आपको बता दें, जिन्ना को लोग बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1916 में ना लखनऊ सेशन में जो
मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ में आए थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक यूनिटी दिख रही थी, वो केवल एक ही लोग की वजह से, जिसका नाम था जिन्ना। बिकॉज जिन्ना जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, तो उन्होंने ही दोनों को साथ मिला के, ठीक है, 1916 में जो है साथ मिलाया और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। इसलिए उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा जाता था उस समय। लेकिन 1916 से 20 साल बाद 1946 में फिर उनका थोड़ा सा स्थिति ऐसी हुई कि उन्होंने एक अलग से मुस्लिम कंट्री की डिमांड कर दी। लेकिन अगर 1916 की बात करें जिसमें लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो वो समय जिन्ना जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के ब्रांड एम्बेसडर थे। अच्छा, अब जो लखनऊ सेशन हुआ था उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी एक हो गए। मॉडरेट्स को लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को, और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को। और ये समझ में आने लगा उस समय कि स्वराज पॉसिबल है। जब सबकी एकता दिखी तो स्वराज पॉसिबल है। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन 1916 तक, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। जो चौथा सेशन हुआ था इलाहाबाद में, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले थे, ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। 1896 में कलकत्ता में सेशन हुआ, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। उसमें सबसे पहली बार वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। फिर 1901 में कलकत्ता में सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे डिनशा ई फाचा। उसमें सबसे पहली बार गांधी जी अपीयर हुए कांग्रेस में। फिर 1911 में कलकत्ता में सेशन हुआ, फिर उसमें सबसे पहली बार जंगल मन गाया गया। 1917 में कलकत्ता में सेशन हुआ, जिसमें एनी बेसेंट सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की। और 1916 में मैंने आपको बताया कि लखनऊ में हुआ था। प्रेसिडेंट उस समय थे कांग्रेस के AC मजूमदार। उसमें मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट भी साथ में आए और मुस्लिम लीग भी साथ में आया। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा पार्ट 2। 1916 तक हमने कवर कर लिया है। अब आगे हम लोग 1917 से आगे का नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।